मित्रों, कभी कभी मन में विचार आता है कि 1500 ईस्वी के बाद के ब्रिटिश कितने साहसी, संगठित और रणनीतिक रहे होंगे, जिन्होंने एक ठंडे प्रदेश से निकलकर अनजान समुद्रों और अनजान रास्तों से हजारों मील दूर जाकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आज देखा जाए तो ब्रिटेन का क्षेत्रफल और जनसंख्या भारत के किसी बड़े राज्य के आसपास ही दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने दशकों तक नहीं बल्कि शताब्दियों तक दुनिया के विशाल हिस्से पर अपना शासन और प्रभाव बनाए रखा। भारत जैसे विशाल देश की करोड़ों की आबादी के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारी और सैनिक इतने बड़े देश पर शासन करते रहे। और केवल शासन ही नहीं, इस दौरान आर्थिक शोषण, लूट, दमन और अनेक प्रकार के अत्याचार भी हुए। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि अपनी धरती से हजारों मील दूर आए कुछ हजार या लाख लोग करोड़ों की आबादी वाले देश पर इतने लंबे समय तक शासन कैसे करते रहे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या केवल विदेशी ताकत इसके लिए जिम्मेदार थी या हमारी अपनी कमजोरियां भी इसके पीछे थीं? इतिहास बताता है कि अंग्रेजों के पास भारत जैसे विशाल देश को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त अंग्रेज सैनिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीयों को ही अपनी सेना और प्रशासन में शामिल किया। यानी कई बार हम में से ही लोग विदेशी सत्ता की ओर से अपने ही देशवासियों के विरुद्ध खड़े हुए। सोचिए, हम अपने ही लोगों के विरुद्ध विदेशी सत्ता की ओर से क्यों लड़ रहे थे? इसके विपरीत चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी विदेशी सत्ता के विरुद्ध खड़े हुए। वे संख्या में कम थे, लेकिन उनमें असाधारण साहस और स्वतंत्रता की भावना थी। विडंबना ये है कि जब ऐसे लोग संघर्ष कर रहे थे, तब समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया। भारत पर अलग अलग कालखंडों में अनेक विदेशी आक्रमण हुए। कई आक्रमणकारियों ने यहाँ की संपत्ति को लूटा, मंदिरों और नगरों को नष्ट किया, लोगों की हत्याएं की और सत्ता स्थापित की। लेकिन प्रश्न केवल यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया, प्रश्न ये भी है कि हमने उस समय क्या किया। जब समाज को असुरक्षा का सामना करना पड़ा, तब कई स्थानों पर लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव किए। कहीं विवाह की आयु कम हुई, कहीं लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कठोर सामाजिक व्यवस्थाएं बनी और कहीं अन्य प्रकार के उपाय किए गए। इनमें से कई व्यवस्थाएं बाद में सामाजिक कुरीतियों में बदल गईं। अर्थात संकट ने हमें केवल बाहरी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमने इन ऐतिहासिक परिस्थितियों का पर्याप्त गहराई से मंथन नहीं किया। हमारे इतिहास में एक मानसिकता का उल्लेख अक्सर किया जाता है कि कौन रप होई हमें कहानी, अर्थात राजा कोई भी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। इस सोच में आम व्यक्ति स्वयं को देश और राज्य की जिम्मेदारी से अलग कर लेता है, मानो राज्य की रक्षा करना केवल राजा और सैनिकों का काम है। यही मानसिकता किसी भी समाज को कमजोर बना सकती है। युद्ध केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं होता। युद्ध काल में किसान, मजदूर, व्यापारी, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, चालक, रसोइया और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर राष्ट्र शक्ति बन जा सकता है। आज की आधुनिक सेनाओं में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में समाज में अलग अलग वर्ग और भूमिकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन विपत्ति के समय नीतियों और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है। यदि किसी समाज पर संकट हो, तो केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि यह काम केवल किसी एक वर्ग की जिम्मेदारी है। राष्ट्र की सुरक्षा अंततः पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन केवल एक जानने के लिए नहीं होना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा।
मित्रों, हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी व्यवस्थाएं कहाँ कमज़ोर पड़ी। हमने समय रहते क्या नहीं बदला, हम आपस में क्यों बंटे रहे और संकट के समय समाज एकजुट क्यों नहीं हो पाया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक भाषण में एक प्रसंग का उल्लेख मिलता है कि एक युद्ध के बाद लगभग 1000 अंग्रेज सैनिक विजय जुलूस निकाल रहे थे और सड़क के दोनों ओर हजारों भारतीय लोग उन्हें देख रहे थे। सोचिए, यदि इतने सारे लोग केवल दर्शक बने रहने के बजाय किसी सामूहिक प्रतिरोध का हिस्सा बनते तो परिस्थितियां कितनी अलग हो सकती थीं। यह प्रसंग ऐतिहासिक तथ्य से अधिक एक मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या हम केवल दर्शक बने रहें? आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ना अंग्रेज हैं, ना औपनिवेशिक शासन, लेकिन एक समस्या आज भी दिखाई देती है, हमारा विभाजन। जाति, भाषा, क्षेत्र, विचारधारा, राजनीतिक दल और अनेक दूसरे आधारों पर हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद और राष्ट्रहित के प्रश्नों पर विघटन दो अलग बातें हैं। यदि करोड़ों लोग केवल दर्शक बने रहें और अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दें तो कोई भी समाज अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। आज इजराइल चारों ओर से सुरक्षा चुनौतियों से घिरा हुआ देश है। वहाँ नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक व्यापक चेतना दिखाई देती है। हम वहाँ की हर व्यवस्था को भारत में लागू नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए, लेकिन एक बात हम सीख सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं होती। नागरिकों में भी अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता होनी चाहिए। मुस्लिम आक्रमणों से लेकर ब्रिटिश शासन तक और स्वतंत्रता आंदोलन तक हमारे इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें न तो अपने इतिहास पर अंधा गर्व करना चाहिए और न ही आत्मग्लानि में डूबना चाहिए। हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए, हम कहाँ मजबूत थे, हम कहाँ कमज़ोर पड़े, किसने संघर्ष किया, किसने सहयोग किया और सबसे महत्वपूर्ण, हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। किसी भी समुदाय या धर्म के सभी लोगों को एक ही दृष्टि से देखना इतिहास की सही समझ नहीं है। इतिहास में आक्रमणकारी भी रहे हैं, सहयोगी भी, प्रतिरोध करने वाले भी और मानवता के लिए काम करने वाले लोग भी। इसलिए आज आवश्यकता घृणा की नहीं, इतिहास की ईमानदार समझ की है। जरा विचार करके देखिए, यदि किसी संकट के समय समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने देश और समाज की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझे तो क्या कोई बाहरी शक्ति उसे आसानी से गुलाम बना सकती है? शायद नहीं। सामान्य परिस्थितियों में समाज का वर्गीकरण और कार्य विभाजन उपयोगी हो सकता है, लेकिन विपत्ति के समय पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। यही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास पर बहस करते हैं, इतिहास पर गर्व करते हैं, इतिहास पर राजनीति करते हैं, लेकिन क्या हम इतिहास से सीखते भी हैं? यदि इतिहास हमें अपनी कमजोरियां पहचानने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा नहीं देता तो इतिहास पढ़ने का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। इसलिए इतिहास को केवल गौरव गाथा की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह देखिए, क्योंकि जो समाज इतिहास से सीखता नहीं उसे इतिहास बार बार वही प्रश्न पूछता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास बन जाते हैं। विचार कीजिए और यदि आपको ये चिंतन उपयोगी लगे तो इसे आगे भी साझा कीजिए। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाइयाँ। धन्यवाद। जय श्री राम।